कैसे हैं? अच्छा। मैं आपका वो देख रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने लोगों के लिए निवेश करो। तो भदौरिया जी, अपना परिचय दें जरा। जी 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 जी। तो आपने क्या, आदर्श भदौरिया क्या नाम बताया? बहादुर सिंह भदौरिया। तो पेशे से आपको हम पत्रकार कह सकते हैं, है ना? जी जी। तो आपको नहीं लगता है कि हमें अच्छे भारत के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए? हम्म हम्म हम्म। शास्त्री जी के पहले भी सड़ा हुआ था। और सबसे सड़ा काम तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, देश के साथ दुष्टता करते हुए संविधान के नाम पर 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपके ऊपर थोप दिया। जो काम वो सरदार पटेल के रहते नहीं कर पाए, सरदार पटेल की मौत के बाद वो सब काम कर दिए। संविधान समिति में जो चर्चाएं हुई थी कि साहब जो है, ये जनगण मन अधिनायक, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम की स्तुति गान में लिखा गया है, ये हमारे देश का राष्ट्रीय गान नहीं हो सकता है। उसी को जो है आपका राष्ट्रीय गान बना दिया गया। वंदे मातरम जिसे राष्ट्रीय गान होना चाहिए था, वो सेकंड पादान पे चला गया। देखिए, जो राज कर रहा है वो उसके फायदे का है कि नहीं है? आप उनके फायदे के लिए अपने आप को बलिदान क्यों कर रहे हैं? आ, आप उसे गलतियां कह रहे हैं या दुष्टता कहना चाहेंगे? क्योंकि उसे तो जानबूझ के किया गया है ना।
नहीं, एक मिनट, उन्हें राज्य करना था, अपने लाभ के लिए जीना था, उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, उन्हें सब दुष्टता आपके ऊपर करना थी। लेकिन आप अपने बच्चों के प्रति दुष्टता क्यों कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित क्यों रख रहे हैं, जबकि आपको मैथिली शरण गुप्त ने एक सरल उपाय दिया है कि अच्छे भारत का यदि आप संकल्प ले लेंगे तो आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। आप मुझे देख रहे हैं क्या? आपके पास मेरे वीडियो पहुंचते हैं क्या? हम्म। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप यदि अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, और सबसे पहले तो अच्छा भारत क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल अच्छे भारत, अच्छा दिन, ये सब जुमलेबाजी हो गई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कहीं अच्छा भारत जुमलेबाजी तो नहीं है। क्या मैथिली शरण गुप्त एक नए जुमलेबाज तो पैदा नहीं हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बाद? तो ये जुमलेबाजी है या अच्छा भारत कोई सच में अच्छा भारत है? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा भारत कैसा है। क्या आपको उसी ग्रुप में जो भी चीज मिली है, क्या ये समझने का आपको मौका मिला है कि अच्छा भारत कैसा होगा? फिर से क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने लोगों को क्या अच्छा भारत दे सकते हैं? और यदि हम अच्छा भारत कहते हैं तो अच्छे भारत के कंटूर क्या होंगे? अच्छे भारत में आम आदमी को मिलेगा क्या? भदौरिया जी, यदि आप चाहें तो मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूं कि ये अच्छा भारत पूरी तरह से अद्भुत होगा। इस अच्छे भारत को पैदा करने में भारत सरकार के खजाने का एक पैसा नहीं लगेगा। आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है क्या? उससे क्या दूरी बढ़ सकती है क्या? हाँ, थोड़ा सा इंप्रूव किया है। और आप एक काम और भी कर सकते हैं। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो उस समय अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लें, तो साउंड की क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी। नहीं 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 नहीं, माइक्रोफोन का मतलब है वो जो म्यूट कर लेते हैं ना, तो आपकी आवाज इधर नहीं आएगी। हाँ, जैसे अब हो गया, आप थोड़ा सा उसको करेंगे तो जब आपको बोलना है तो उसे अनम्यूट कर लीजिए। अदरवाइज उसको आप म्यूट कर देंगे तो साउंड की क्वालिटी बहुत जोर से इंप्रूव कर जाएगी। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि अच्छा भारत बहुत ही अद्भुत होगा। अच्छे भारत में 5 मौलिक अधिकार आपको और आपके बच्चों को मिल रहे हैं। पहला मौलिक अधिकार है आपके पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। तो सवाल उठता है कि क्या आपके किसी ने आज तक आपके पोटेंशियल को जानने की कोशिश की क्या? आपके माता पिता ने, आपकी शिक्षा व्यवस्था ने, आपके समाज ने,
आपके राज्य ने, आपके देश ने, किसी ने भी क्या मिस्टर भदौरिया, बीएस भदौरिया के पोटेंशियल को समझने की कोशिश की क्या? नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। नहीं की। नहीं, सोच नहीं है, पॉसिबल तो सब कुछ है। पॉसिबल तो सब कुछ है। वो आपका पोटेंशियल आपके लिए, आप यदि मेरे पैर की जूती बने तो और अच्छी बात है, तो हम आपको आपके पोटेंशियल पे थोड़ी पहुंचाना चाहेंगे। हम आपको दबाकर आपके ऊपर बॉस बनना चाहेंगे। यही है ना? ये नेता अपने नीचे लोगों को दबाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये अपने नीचे वाले के पोटेंशियल को थोड़ी उजागर करते हैं, ये अपने पोटेंशियल को ऊपर करते हैं और आपके पोटेंशियल को दबाते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको नीचे से तोड़ते जाइए जिससे कोई दूसरा ना चढ़ जाए जो आपको चुनौती ना दे पाए। यही है ना? तो ये आप पहली बार आपके पोटेंशियल को नापा जाएगा। अब आपका पोटेंशियल तो कुछ भी हो सकता है। आप जो है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते थे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट बन सकते थे, बहुत बड़े नेता बन सकते थे, देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन आपके पोटेंशियल को तो किसी ने समझने की कोशिश नहीं की है। तो पहली बार आपके पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश की जाएगी, वो भी आपसे चर्चा करने के साथ। क्योंकि आपसे ही वार्तालाप करके आपके पोटेंशियल को समझा जा सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और कोई दूसरा तरीका है क्या? और सामने वाले का है तो उसी से, सामने वाले का पोटेंशियल है तो उसी के चर्चा करने से, उसी से समझने के, उसी के बातचीत से, उसी के डिफरेंट मॉडल अप्लाई करके हम उसका पोटेंशियल पहचान सकते हैं। राइट? अब जैसे आप छत पे पहुंचना चाहते हैं, तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है कि नहीं होती है? तो एक एक सोपान की यात्रा करेंगे तब हम ऊपर पहुंचेंगे। एक एक सीढ़ी को चढ़ेंगे तब ऊपर पहुंचेंगे। यही है कि नहीं है? सीधे अपन ऊपर पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते हैं। तो पोटेंशियल को छोटे छोटे माइलस्टोन, जिसे आप सीढ़ी या सोपान कह सकते हैं, उसमें बांटा जाएगा। और फिर आपको क्या दिया जाएगा? फिर आपको आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए, आपके माइलस्टोन को रियलाइज करने के लिए आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी, ये चीजें दी जाएंगी। हम्म। हाँ। हाँ, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको, कोई भी चीज जो है मुफ्त में नहीं दी जाएगी, लेकिन 144 करोड़ लोगों को मिलेगी। अब आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ तो ऐसे हैं जिन्हें अपना पेट पालने के लिए उन्हें 5 किलो गेहूं देना पड़ रहा है। यही कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, नहीं, नहीं। अभी उनका उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो यही कह रहा है ना कि वो 80 करोड़ लोगों को जो है ना अन्न दे रहे हैं जिससे उनका पेट भर रहा है। ऐसा उनका कहना है, मानना नहीं है, उसे तो कहना है। तो ए, हाँ, तो ऐसे 80 करोड़ लोगों को, हाँ, यदि ऐसे 80 करोड़ लोगों को आप जो है भारत सरकार के खजाने से कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, या मैथिली शरणगुप्त लेने के लिए तैयार नहीं है, तो और फ्री में कुछ दिया नहीं जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि ये दावा के 144 करोड़ लोगों को उनके
पोटेंशियल का रोजगार मिल जाएगा, इसमें कहीं ना कुछ पेंच है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये तो मैथिली शरण गुप्त कह ये मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। ये मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, राइट। तो इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए एक अद्भुत कल वृक्ष अकाउंट हर व्यक्ति को दिया गया है, एकदम अद्भुत, राइट। तो जैसे आपके शरीर की शैडो होती है कि नहीं होती है, ऐसे ही यदि आपके अकाउंट का एक शैडो अकाउंट हो, जो कि होगा, वो आपको यदि मिलेगा और वो हमेशा आपके अकाउंट की छाया है, लिहाजा उसे मालूम है कि आपके अकाउंट में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो उस अकाउंट से जो है, जब भी धन की आवश्यकता होगी, बिना आवेदन लगाए, बिना किसी के अनुमोदन के वो आपको मिल जाएगा। बिना आवेदन लगाए, बिना अनुमोदन के, क्योंकि वो तो आपके ही बैंक का आपका ही अकाउंट का शैडो अकाउंट है, तो उसे आपके अकाउंट की हर चीज मालूम है। और जब आपको कमाने के योग्य बना दिया जाएगा, आपको माइलस्टोन के योग्य बना दिया जाएगा, तो जब आप कमाएंगे तो वो पैसा पट जाएगा। और जैसा आपको बिना आवेदन लगाए, बिना किसी के अनुमोदन के पैसा मिल रहा है, ऐसे ही बिना जो है आपकी मर्जी के वो पैसा जब आएगा तो कल वृक्ष अकाउंट का पैसा पट जाएगा। तो वो आपकी मर्जी नहीं है कि आपको वापस करना है, आपको बिना आवेदन के मिला है और बिना पूछे जाएगा वो वापस। अब सवाल उठता है कि 144 करोड़ लोगों के लिए धन की पूर्ति कैसे होगी और कल वृक्ष अकाउंट में से धन कैसे आएगा? एक बड़ा प्रश्न है कि नहीं है? अब यदि हम कहें कि इस कल वृक्ष अकाउंट के पीछे 3 ऐसे सोर्स लगे हैं जहां पे धन की कभी कमी ही नहीं होना है। तो एक जो सोर्स है, आज के जो बैंक हैं वो किसको लोन देते हैं? आप लोगों को कोई आवश्यकता के लिए लोन देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ या नहीं? अभी आप भूल जाइए, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनका जो भी धन उनके बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इकट्ठा होता है, वो आपको ही देके आपसे पैसा कमाते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या नहीं? तो यदि हम सभी व्यक्तियों को एक शैडो अकाउंट, कलब्रिज अकाउंट दे देंगे, तो उनका पैसा लगाने के लिए तो जगह खत्म हो जाएगी। हाँ या नहीं? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पैसे कहां पे लगाएगा? उसके लिए तो लगाने के लिए कोई बचे ही नहीं, क्योंकि हर किसी को पैसा कलब्रिज अकाउंट से मिल जा रहा है। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई हो, जिसको जिस चीज के लिए चाहिए वो पैसा वहां से अपने आप बिना आवेदन के मिल रहा है। तो फिर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पीछे कल वृक्ष अकाउंट से जोड़ दिया जाएगा, तो इनका पूरा धन आपके पास आ गया कल वृक्ष अकाउंट के माध्यम से, ठीक है ना। दूसरा, क्राइम फ्री भारत ने ऐसे 3 मॉडल डेवलप किए हैं जिनसे इतनी धन की वर्षा भारत सरकार पे होने वाली है कि आज की तुलना में भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा, और उसे अपने देशवासियों से कोई टैक्स नहीं लेना होगा। ना तो इनकम टैक्स होगा, ना कारपोरेट टैक्स होगा, ना जीएसटी होगी, और ना ही सेंट्रल ना ही स्टेट जीएसटी। तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी।
तो वो मॉडल अभी पैदा कर रहे हैं ना आपसे चर्चा बताते बताते में, और आपको प्रश्न पूछने का पूरा मौका दे रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं आप? अब प्रॉब्लम टैक्स की नहीं है, प्रॉब्लम टैक्स से ज्यादा टैक्स कंप्लायंस की है। क्योंकि टैक्स कंप्लायंस के माध्यम से जो आपको ब्लैकमेल किया जाता है, डराया जाता है, अच्छे खासे लोग जो अच्छा खासा टैक्स भी दे रहे हैं, अच्छा खासा व्यवसाय कर रहे हैं, संपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, ये दुष्ट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनमें हजारों करोड़ की लायबिलिटी दिखाते हुए उनके अकाउंट को सीज कर देता है, उनको बर्बाद कर देता है। और फाइनली जब वो लायबिलिटी सेटल होती है तो वो 1,000 करोड़ की लायबिलिटी कई बार 10 करोड़ के नीचे पहुंच जाती है। आपको आपको अनुभव हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे ऐसे ढेर सारे केस मालूम है। तो इसका मतलब है कि ईडी सीबीआई ये किसी के इशारे पर टैक्स कंप्लायंस के नाम पे एक भय पैदा कर रहा है और भ्रष्टाचार भी कर रहा है। इनमें और डकैतों में कोई फर्क नहीं है। आप बताइए कितने जो है ना इनकम टैक्स के ऑफिसर जब रेड करते हैं तो अपने जेब में भर लेते हैं, और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कहें कि तलाशी में उनको वो बता दें कि नहीं साहब ये तो आप भर के ले जा रहे हो। है हिम्मत आपकी? करेक्ट। तो यदि आपको टैक्स ना देना पड़े तो टैक्स कंप्लायंस का भी झंझट खत्म हो गया कि नहीं हो गया? जब टैक्स ही नहीं होगा तो टैक्स कंप्लायंस किस बात का? हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब आप जो है भारत सरकार का जो खर्च भी हो रहा है, क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल दिया है उस खर्च में 1/4 भी खर्चा नहीं बचेगा भारत सरकार का। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि भारत सरकार का जो अधिकारी जिनकी संख्या अभी सीमित है, उन्हें आपको सेवाएं देने के लिए उनको संख्याओं को बड़ा किया जाएगा, राइट? और उनका जो है ना भुगतान शासन के खजाने से नहीं आएगा। तो उनका भुगतान कहां से आएगा? जिसका काम